नमामि नमस्कार राम राम। कैसे हो सभी विद्यार्थियों? कुछ समय के लिए मैं इस चैनल पर काम नहीं कर पाया, काफी दिनों बाद में आया हूं और आने का एक काफी समय लग गए। इसके आने का ये कारण ये रहा था कि मैं काफी दिनों से बीमार था, इसलिए मैं आपसे इस यूट्यूब पर मुलाकात नहीं कर पाया। लेकिन कंटिन्यूअस क्लास मैंने छोड़ी थी, उनमें से मैंने भारतीय इतिहास का पार्ट नंबर 1 में डाल चुका हूं, जो कि यूपी पुलिस और सिटी के मतलब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। इसका भाग नंबर में दूसरा लेकर आया हूं। पहले भाग में मैंने दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से संबंधित जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते थे उनको लेकर आया था। आज के भाग में मैं खिलजी वंश और साथ में तुगलक वंश, दोनों वंशों के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस एग्जाम में बन सकते हैं, यूपी पुलिस हो या सीटी हो, इन दोनों में महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने में पीछे दिख रहा है भारतीय इतिहास में और दो वंश, एक तो कौन सा है खिलजी वंश, एक तो जो वंश है वो कौन सा है खिलजी खिलजी वंश। और इसके अलावा खिलजी वंश समाप्त होगा तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत का एक और नया वंश आता है, उसका नाम है तुगलक वंश। इन दोनों से संबंधित आज प्रश्नों की बात करेंगे। चलते हैं, समय खराब नहीं करें, हम पहले प्रश्न की ओर तरफ चल रहे हैं और वो है खिलजी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था। ये खिलजी वंश का अंतिम संस्थापक, खिलजी वंश का अंतिम संस्थापक नहीं, ये है शासक, ठीक है ना। तो खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था या अंतिम सुल्तान कौन सा था। इससे पहले मैंने आपको कराया था गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का जो पहला जो शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि गुलाम वंश का अंतिम शासक था उसका नाम था क्यूमर्स। और क्यूमर्स की हत्या की थी किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने की थी और जलालुद्दीन खिलजी ने इसको यमुना नदी में डुबोकर इसकी क्यूमर्स की हत्या कर दी। लेकिन जब ये पता लगा था किसको? दिल्ली के काजी को, जिसका नाम था सीदी मौला। तो सीदी मौला को पता लगा था कि क्यूमर्स की हत्या करने वाला कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। तो सीदी मौला की बाद में और जलालुद्दीन खिलजी ने हाथी के पैरों तले क्या करवा दी? हत्या करवा दी। कहने का मतलब है खिलजी वंश का पहला शासक कौन हो गया था? जलालुद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश का दूसरा जो शासक आएगा ये जलालुद्दीन खिलजी का ही भतीजा होगा, उसका नाम होगा अलाउद्दीन खिलजी। और अंतिम शासक रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। जलालुद्दीन खिलजी होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो पहला शासक है खिलजी वंश का, ये दूसरे नंबर का है। और तीसरा अमीर खुसरो तो कोई शासक रहता नहीं, ये तो एक साहित्यकार है। अमीर खुसरो एक साहित्यकार है। तो एक लास्ट ऑप्शन जो बचा है वो तीसरे नंबर का, ये है मुबारक खिलजी। तो खिलजी वंश का जो अंतिम शासक रहेगा उस बंदे का नाम क्या रहेगा? मुबारक खिलजी रहेगा। और खिलजी वंश का पहला शासक होगा और उसका नाम क्या होगा? जलालुद्दीन खिलजी होगा, ठीक है ना। अगली बात करते हैं, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? मुबारक खिलजी था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अपने आप को वृद्ध मुसलमान एवं हिंदू जनता का हितैषी कहता था। अपने आप को वृद्ध मुसलमान एवं हिंदू जनता का हितैषी कहता था, वो कौन कहता था? जब गद्दी पर बैठा था ना, कौन बैठा था? जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने यही कथन कहा था जनता के सामने कि मैं तो एक वृद्ध मुसलमान हूं और हिंदू जनता का हितैषी हूं, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना, ये कथन कहने वाला अपने आप को वृद्ध मुसलमान और हिंदू जनता का हितैषी वो कौन था? तो वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। दो प्रश्न तुम्हारे सामने आ चुके हैं। अपने आप को वृद्ध मुसलमान कहता था एवं हिंदू जनता का हितैषी कहता था, वो शासक कौन सा हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरे की बात करते हैं। किसने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता? वो कहने वाला कौन था? देखो, रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी ने भी किया था और रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था, ठीक है ना। जलालुद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो वो घटना थी 1291-92 की, ठीक है ना। और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, वो घटना थी 1301 की, ठीक है। और दोनों आक्रमणों के समय जो रणथंभौर का शासक था उसका नाम था हम्बीर देव चौहान, उसका नाम था हम्बीर देव चौहान, ठीक है। अगली बात करें
परंतु ये कथन किसने कहा? जब जलालुद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीतने का प्रयास किया और गुजरात के जब रास्ते में पड़ गया कौन? रणथंभौर। तो जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था, ये घटना कब की है? 1291-92 की है। तब जलालुद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे जिन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया, उनका नाम क्या था? तो एक का नाम तो उलुग खां था और दूसरे का नाम क्या था? नुसरत खां था और तीसरे का नाम जो था वो था अलब खां। इन तीनों के नेतृत्व में जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था रणथंभौर पर। कारण क्या था? क्योंकि ये रास्ते में पड़ा गुजरात के में, इसलिए याद रखना ये दुर्ग को जीत नहीं पाता है जलालुद्दीन खिलजी, तो फिर अपना घेराव छोड़ देता है, रणथंभौर दुर्ग से चला आता है। तब इस दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ही कहता है कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। और कहने वाला जो शासक था उसका नाम क्या था? जलालुद्दीन खिलजी था। तो ये प्रश्न नंबर 3 तुम्हारे सामने हो चुके हैं। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कड़ा नामक स्थान पर कहां पड़ता है? इलाहाबाद। और कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे, ठीक है ना, गंगा नदी के किनारे। और गंगा नदी के किनारे जिस स्थान पर, तो कौन से स्थान पर? कड़ा नामक स्थान पर। किसने की? तो इस जलालुद्दीन खिलजी की हत्या ना तो मंगोलों ने की, ना खोकर जाटों ने की, ना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने वाला उसी का ही भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो इसकी हत्या करने वाला कौन था? तो किसने हत्या की है? अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या की है। प्रश्न तुम्हारे सामने 4 हो गए हैं। 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कह रहा है आपको? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, ठीक है ना। जौना खां था? बिल्कुल नहीं था, ठीक है ना। सिकंदर था? बिल्कुल नहीं था। शेर खां था? बिल्कुल नहीं था। मूल नाम ये तो शेरशाह सूरी का था, ध्यान रखना। शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? तो शेर खां था, ठीक है ना। रही बात सिकंदर, अपने आप को सिकंदर कहता था, द्वितीय सिकंदर कहता था। तो वो कौन कहता था? अलाउद्दीन खिलजी कहता था, परंतु मूल नाम नहीं था, ठीक है। रही बात जौना खां, तो जौना खां जो मूल नाम था वो मोहम्मद बिन तुगलक का था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जौना खां। और रही बात अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम, ऑप्शन यही बचता है, अली गुरसास्प। तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो वो था अली गुरसास्प था। प्रश्न तुम्हारे सामने 5 हो गए हैं। क्लास शानदार चलनी चाहिए। शानदार शानदार प्रश्न तुम्हारे सामने लेकर आ रहा हूं। इंडियन हिस्ट्री के मैं टोटल भाग आपको इसमें खत्म करा दूंगा धीरे धीरे करके। अभी दिल्ली सल्तनत ही चल रहा है, उसके बाद मुगल आएंगे, मुगल के बाद यूरोपीय आगमन भी होगा। यूरोपीय आगमन में 1857 की क्रांति भी होगी, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित आंदोलन भी होंगे। और उसके अलावा फिर हम प्राचीन भारत की तरफ चलेंगे। प्रश्न अगला लेकर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्टेनले लेनपुल ने सल्तनत का समुद्रगुप्त किसे बताया है? ये इतिहासकार रहे हैं स्टेनले लेनपुल। और सल्तनत का समुद्रगुप्त किस शासक को बताया है? ना अकबर को बताया, ना औरंगजेब को बताया, ना कुतुबुद्दीन ऐबक को बताया। स्टेनले लेनपुल ने सल्तनत का समुद्रगुप्त बताया था। वो किसको बताया था? अलाउद्दीन खिलजी को। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, ध्यान रखना है, याद रखना। दिल्ली सल्तनत का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। और कहने वाला जो इतिहासकार था उसका नाम था स्टेनले लेनपुल, ठीक है। प्रश्न अगले की तरफ चलते हैं। 7वां, सर्वप्रथम अनाज के दाम निश्चित किए। भारत में सर्वप्रथम रासायनिक प्रणाली चलाई। सर्वप्रथम घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई। सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया और हुलिया प्रणाली भी शुरू की। याद रखना, सबसे पहले अनाज के दाम निश्चित किए हैं कि अनाज, कौन सा अनाज कौन से भाव से बिकेगा, ये दाम निश्चित किए सबसे पहले। दूसरा, सर्वप्रथम रासायनिक प्रणाली। रासायनिक प्रणाली मतलब राशन के अनुसार लोगों को उनका राशन देना अपने राज्य में स्टार्ट किया, वो प्रणाली कौन सी कहलाएगी? रासायनिक प्रणाली। तीसरा, सर्वप्रथम घोड़ों को दागने की प्रथा। घोड़ों को दागने का मतलब है निशान, दागने का मतलब होता है निशान, ठीक है ना। ये निशान लगाया अपने घोड़ों पर, क्योंकि इसने सोचा था कि मेरी जो सेना में घोड़े बहुत है, लेकिन वो घोड़े कहीं ना कहीं उनकी चोरी हो जाती थी।
तो मेरा जो घोड़ा होगा उसकी एक पहचान होनी चाहिए। देखा होगा जानवरों पर एक विशेष पहचान लगा देते हैं, लोहा गर्म करके उसके शरीर पर एक पहचान लगाई जाती है, ऐसे ही घोड़ों पर पहचान लगाई और उसे कहते हैं घोड़ों को दागने की प्रथा, जिसे कहते हैं उस पर निशान लगाना। ठीक है। सैनिकों को नगद वेतन भी देना सबसे पहले स्टार्ट किया। और हुलिया प्रणाली, हुलिया प्रणाली का मतलब है सैनिकों की हुलिया या पहचान होनी चाहिए कि यह सैनिक या हमारा है या नहीं है, कौन से विभाग से है, कौन से नहीं है। हुलिया का मतलब कह सकते हैं पहचान पत्र। ठीक है ना। पहली बार जारी किया और अपने साम्राज्य में पहली बार जारी करने वाला जो शासक था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना है, बड़ा शानदार प्रश्न है। भारत में सबसे पहले अनाज के दाम निश्चित किए, रासायनिक प्रणाली सबसे पहले चलाई, घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, हुलिया प्रणाली भी शुरू की सैनिकों की, और ये काम करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। प्रश्न अगले की बात करते हैं और प्रश्न आता है किसके शासन काल में भारत में सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण हुए थे? ठीक है ना। प्रश्न बड़ा शानदार है। 8वें नंबर का प्रश्न तुम्हारे सामने आ रहा है। वो प्रश्न है कि सबसे ज्यादा मंगोलों के आक्रमण किसके शासन काल में हुए? याद रखना, सबसे ज्यादा मंगोलों के आक्रमण हुए 7 बार। कितनी बार हुए हैं? 7 बार आक्रमण हुए। और आक्रमण की जो शुरुआत होती है मंगोलों की वो 1296 से होती है और कब तक होती है? 1307 तक। पहला जो आक्रमण होता है मंगोलों का वो 1296 में, और अंतिम आक्रमण होता है वो कब होता है? 1307 में होता है। पहला आक्रमण करने वाला मंगोल जो शासक था उसका नाम था कादर खान। ठीक है ना। कादर खान ने सर्वप्रथम पहली बार आक्रमण किया। और जो 7वां या अंतिम आक्रमण किया था वो किया था इकबाल, इकबाल ने। ठीक है ना। इकबाल समंद। ठीक है ना। इकबाल, इकबाल समंद था इसका नाम, पूरा नाम था। जो 1307 में आक्रमण होता है। 7 बार आक्रमण हुए और जिसके शासन काल में हुए वो कौन के शासन काल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना, बहुत गजब का प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसके शासन काल में सर्वाधिक मंगोलों ने आक्रमण किए। कितनी बार किए? 7 बार किए। 1296 से लेकर 1307 में हुए। दूसरा आक्रमण 1297 में होता है, साल्दी करता है। तीसरा आक्रमण 1299 में होता है, कुतलुब ख्वाजा करता है। अगला आक्रमण 1303 में तारगी करता है। 1305 में अली बेग करता है। 1306 में छठवां आक्रमण और करता है, उसका नाम कलक खां होता है। और अंतिम आक्रमण करेगा उसका नाम क्या होगा? इकबाल होगा। और कौन के शासन काल में होता है? अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 8 तुम्हारे सामने आगे, नमा प्रश्न। दिल्ली में चोर मीनार का निर्माता कौन था? ठीक है ना। चोर मीनार ना तो इब्राहिम लोदी ने बनाई, ना ही चोर मीनार जलालुद्दीन खिलजी ने बनाई, ना ही चोर मीनार अकबर ने बनाई। ये चोर मीनार दिल्ली में बनाने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। इसके अलावा याद रखना इसने और क्या किया है दिल्ली में एक, और जिसका नाम है दिल्ली में एक क्या है दुर्ग बनवाया जिसका नाम है सीरी का किला। ठीक है ना। दिल्ली में सीरी का किला बनवाने वाला भी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। इसके अलावा दिल्ली में ही इसने एक तालाब बनवाया जिसका नाम था हौज ए खास। ठीक है ना। हौज ए खास, हौज ए खास तालाब का भी निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये भी कहां करवाया था? दिल्ली में करवाया था। इसके अलावा याद रखना हजार सतून महल, अरे ठीक है ना। अगला हजार सतून, हजार सतून महल, हजार सतून महल, सतून का मतलब होता है खंबा। हजार सतून महल, और ये भी ध्यान रखना कहां? दिल्ली में। ये सभी दिल्ली में, ध्यान रखना। ये भी कहां पर बनवाया? दिल्ली में। हौजे खास तालाब ये भी दिल्ली में बनवाया। और इसके अलावा चोर मीनार, चोर मीनार का भी निर्माण करवाया। ये भी कहां बनवाई? इसने दिल्ली में बनवाई। इसके अलावा ध्यान रखना अलाई दरवाजा बनाया, अलाई दरवाजा। ठीक है। अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया और ये कहां करवाया? जालौर में। ध्यान रखना कहां करवाया है? जालौर में। इसके अलावा फिरोजा का क्या बनवाया है? मकबरा, फिरोजा का मकबरा बनवाया। और फिरोजा के मकबरे का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने कहां करवाया है? जालौर में करवाया। ये सब चीजों का निर्माता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। प्रश्न तुम्हारे सामने यह है कि दिल्ली में चोर मीनार का निर्माता कौन था? तो चोर मीनार का निर्माता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी।
प्रश्न नंबर 10वीं की तरफ चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अभियान था, देखो ये चित्तौड़ अभियान हुआ। ये चित्तौड़ पर अभियान किया 1303 में, रणथंभौर पर आक्रमण 1301 में किया, गुजरात पर आक्रमण 1299 में किया और देवगिरी पर आक्रमण 1307 ईस्वी में किया। तो अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान रहता है वो रहता है गुजरात का, ठीक है ना। गुजरात का अभियान रहता है, याद रखना। और उस समय यहाँ के जो शासक थे उसका नाम था कर्णदेव, कर्णदेव द्वितीय था, ठीक है ना। कर्णदेव जो द्वितीय था यहाँ का जो शासक गुजरात, और उसकी राजधानी थी अनिल्य पाटन। गुजरात की राजधानी थी उसका नाम था अनिल्य पाटन। और ऐसे आक्रमण जब किया था तो इसके जो सेनापति थे, एक का नाम था उलुग खां अलाउद्दीन खिलजी के, और दूसरा सेनापति था उसका नाम था नुसरत खां, और एक मंगोल सेनापति था जिसका नाम था मीर मोहम्मद शाह, मंगोल सेनापति मीर मोहम्मद शाह, ठीक है ना। जब मैं राजस्थान का इतिहास बताता हूं तो ये भी कहानी बताता हूं। यही मीर मोहम्मद शाह की एक अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम थी जिसका नाम था चमना भाई। ये अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी चमना भाई, जिसके साथ प्रेम संबंध मंगोल सेनापति मीर मोहम्मद शाह के थे। और ऐसा माना जाता है कि जब ये आक्रमण किया था तो उस समय इन सभी सेनापतियों ने अनिल्य पाटन पर अधिकार कर लिया। यहाँ का जो शासक था उसका नाम था कर्णदेव द्वितीय, और कर्णदेव द्वितीय इस आक्रमण में मारा जाता है। इसके अलावा उनकी जो रानी है और उनकी एक पुत्री है, उनको ये बंदी बनाकर लेकर आते हैं। कर्णदेव की जो रानी से विवाह करता है वो अलाउद्दीन खिलजी करता है, और कर्णदेव की बेटी है जिसका नाम है देवल, ठीक है ना, उसका नाम था देवल। उस देवल से जो विवाह करता है, रानी का नाम कमला देवी था, कमला देवी से विवाह, तो कमला देवी से विवाह तो कौन करेगा बताओ, कौन करेगा, अलाउद्दीन खिलजी। जबकि देवल रानी या उसकी पुत्री थी कर्णदेव की देवल रानी, और देवल रानी से विवाह कौन करता है, उसका पुत्र जिसका नाम होगा खिज्र खां। इनको बंदी बनाकर लेकर आते हैं। कमला देवी से विवाह अलाउद्दीन खिलजी कर लेता है। जब अलाउद्दीन खिलजी करता है उसका छोरा रोता है, पिताजी आपने विवाह कर लिया, मैं रह गया, मेरा भी विवाह कराइए, बन के बेटा है ना, देवल रानी से करे ना। दोनों के दोनों बाप बेटा पता नहीं साड़ू हो गए, आपस में साड़ू भी थे बाप बेटा भी थे, विवाह होता है। और ये जो अभियान गुजरात का अभियान रहता है, यह अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम विजय अभियान रहता है। वो अभियान कब किया था, 1299 ईस्वी में किया था। 10 प्रश्न हो चुके हैं, 11वें प्रश्न की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अंतिम समय में अपनी ठीक है ना, अपनी संपूर्ण सेना का सेनापति किसे बनाया, उलुग खां को नहीं बनाया, कमालुद्दीन गुर्ग को नहीं बनाया, नुसरत खां को नहीं बनाया, किसको बनाया, मलिक काफूर को, ठीक है ना। और ये मलिक काफूर को भाई साहब जब गुजरात अभियान के दौरान जाते हैं तो गुजरात अभियान के दौरान इस मलिक काफूर को खरीदता है। वो कौन खरीदता है, उलुग खां। और कितने दिनार में खरीदता है, 1000 दिनार में खरीदता है। ये गुजरात का ही निवासी था, ध्यान रखना। और इस मलिक काफूर जो था ये एक हिंदू था, और हिंदू से ही बाद में इसने धर्म चेंज किया। बाद में कौन बन गया, मुसलमान बन गया। और ऐसा भी माना जाता है कि ये कौन था, हिजड़ा था। और इस ध्यान रखना, इस अभियान के दौरान इस मलिक काफूर को और ये खरीद कर लेकर आते हैं इनके सेनापति उलुग खां, अलाउद्दीन खिलजी को पेश करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का बहुत बड़ा विश्वास जीत लेता है मलिक काफूर, और अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी अपनी संपूर्ण सेना का सेनापति बताओ किसको बना देगा, मलिक काफूर को बना देगा। बहुत शानदार प्रश्न है, याद रखना इसको। प्रश्न नंबर 12वीं की तरफ बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत में 8 सुल्तानों का काल देखा, किसने देखा 8 सुल्तानों का काल, क्या अमीर खुसरो ने देखा, बात बिल्कुल सही है, राइट आंसर है अमीर खुसरो। इसी ने ही दिल्ली के सल्तनत के 8 सुल्तानों को देखा था काल। बर्नी है, बर्नी ने कितने का देखा, 6 शासकों का काल देखा। निजामुद्दीन औलिया था, इसने 7 का देखा। परंतु ये दोनों इतिहासकार हैं, अमीर खुसरो और बर्नी, ये इतिहासकार नहीं थे। ये कौन थे, सूफी संत थे। दिल्ली के एक बहुत शानदार सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। अबुल फजल अकबर के दरबार का प्रमुख सेनापति साहित्यकार था अबुल फजल। प्रश्न ये आता है
कि 8 सुल्तानों का काल देखने वाला कौन था, तो वो कौन था, अमीर खुसरो था। कौन कौन के देखा, बलबन से शुरुआत होती है और गयासुद्दीन तुगलक तक, ठीक है ना। तो 8 बादशाह या सुल्तान कौन होंगे, बलबन से लेकर और बताओ किसका देखता है, गयासुद्दीन तुगलक तक। ये कितने बादशाहों का या सुल्तानों का शासनकाल देखता है, 8। याद रखना इसी अमीर खुसरो को भारत में खड़ी भाषा का क्या कहा जाता है, जनक। खड़ी भाषा का जनक कौन है बताइए, तो कौन हो जाएगा, अमीर खुसरो। इसके अलावा इसे हिंद का क्या कहा जाता है, तोता। हिंद का तोता, अलाउद्दीन खिलजी कहता था इससे हिंद का तोता। और भारत में सर्वप्रथम तबला लेकर आया या तबले का आविष्कार, और तबले का आविष्कार भी सर्वप्रथम किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो की किताब बहुत सारी है, जिनमें से एक तो कौन सी है, देवल रानी। देवल रानी ग्रंथ इसी का है। इसके अलावा लैला मजनू, लैला मजनू भी ग्रंथ किसने लिखा था, अमीर खुसरो ने। इसके अलावा तुगलकनामा, ये भी ग्रंथ, तुगलकनामा ये भी ग्रंथ किसने लिखा था, अमीर खुसरो ने। इसके अलावा खजानुअल फतेह, खजानुअल फतेह, खजानुअल फतेह ग्रंथ, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी राजपुताने पर आक्रमण किए, सारे आक्रमणों का जिक्र इसी किताब में मिलता है। इसके अलावा नूर ए सिपहार, नूर ए सिपहार ये भी ग्रंथ किसका है, अमीर खुसरो का है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को सिकंदर ए सानी या दूसरा सिकंदर माना जाता है, तो दूसरा सिकंदर कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था और सिकंदर के समान समझता था, पूरे विश्व को जीतना चाहता था, इसलिए सिकंदर जैसा बनना चाहता था। तो सिकंदर ए सानी या दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है तुम्हारे सामने, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है ना। तो तुगलक वंश का पहला शासक था, उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। दूसरा शासक आता है, उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरा शासक आता है, उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। एक अंतिम शासक और रहता है, जिसका नाम रहता है अंतिम शासक, अंतिम शासक जो रहता है इसका फिरोज शाह तुगलक, और इसके बाद अंतिम शासक और रहता है, 4 शासक रहते हैं इसमें, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुगलक वंश का शासक था, संस्थापक था, उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना। तो इसने तुगलक वंश की क्या डाली, या दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की नींव डाली। ये भी मैं आपको बता दूं कि इसकी नींव डालने वाला खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था, खिलजी वंश का, और खिलजी वंश का अंतिम शासक था, उसका नाम था मुबारक खिलजी। और मुबारक खिलजी था, ये ऐसा था, कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में भी आ जाता था, कभी वस्त्र पहनकर भी नहीं आता था। इससे सभी वजीर परेशान हो चुके थे। ये वजीर था किसका, मुबारक खिलजी का था। और इस गयासुद्दीन तुगलक ने और किसकी हत्या की है बताइए, मुबारक खिलजी की हत्या की। और हत्या करने के बाद भारत में कौन से वंश की नींव डाल दी, तुगलक वंश की नींव डाल दी। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना। अगली बात करते हैं, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान के बारे में कहा था, हुनूज दिल्ली दूरहस्त। पहली बात ध्यान रखना, इसका अर्थ होता है दिल्ली अभी दूर है, ठीक है ना, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, इसका अर्थ होता है हुनूज दिल्ली दूरस्थ। मैं आपको बताऊं कि गयासुद्दीन तुगलक का एक छोरा था जिसका नाम था जौना खां, और इसी जौना खां को ही कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। और ये जौना खां जो प्रभाव में रहता था, वो किसके में प्रभाव में रहता था, एक सूफी संत था दिल्ली का जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। इस वजह से निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के मध्य मतभेद थे। इसने इसको मारने की धमकी दी कि बाबा जी मैं दिल्ली आ रहा हूं अभी, और मैं तेरी हत्या करूंगा। एक अभियान के दौरान गया था, तो तभी उसने कहा था कि अभी दिल्ली क्या है, दूर है, हुनूस दिल्ली दूर हस्त। ये कथन कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। और किससे कहा था, वो कहा था किससे, गयासुद्दीन तुगलक से कहा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कौन से वंश के काल को वजीरों का काल कहा जाता है, तो याद रखना तुगलक वंश को ही कहा जाता है।
तुगलक वंश को ही बताइए क्या कहा जाता है? वजीरों का काल कहा जाता है। गुलाम वंश को नहीं कहा जाता, ना खिलजी वंश को कहा जाता है, ना लोधी वंश को। तुगलक वंश को ही क्या कहा जाता है? वजीरों का काल। तो दिल्ली सल्तनत में वजीरों का काल कौन सा वंश हो जाएगा? वो वंश कौन सा हो जाएगा? तुगलक वंश हो जाएगा। स्वयं अपने आप में वजीर ही थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं और वो है, भारत में नहर प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? देखो, भारत में सबसे पहले जो नहर खुदवाई है वो खुदवाने वाला कौन था? गयासुद्दीन तुगलकी था। इसने ही सबसे पहले भारत में नहर खुदवाई। नहर खुदवाने के अलावा याद रखना, नहरों को खुदवाने के बाद और उसने किसानों के लिए उन नहरों से सिंचाई के लिए टैक्स भी बढ़ाया था। भारत में सबसे पहले जो नहर प्रणाली लेकर आया था उस बंदे का नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न बड़ा जोरदार है, याद रखना। भारत में नहर प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है ना? एक सेकंड, अभी मैं क्या कह रहा है प्रश्न अगला देखो। 56 कोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? 56 कोट दुर्ग का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक था। और इस दुर्ग का निर्माण कराया है ना, वो कहां कराया है? दिल्ली में। इस दुर्ग की खास बात क्या है 56 कोट की? कि इस दुर्ग की जो दीवार है ना, मिस्र की जो पिरामिड है, मिस्र के पिरामिड, और मिस्र के जो पिरामिड की दीवार है, पिरामिड की दीवारों की तरह, बताओ, दीवारों की तरह तरह इसकी दीवारें भी कैसी हुई है? झुकी हुई हैं। और कितने डिग्री झुकी हुई है? 66 डिग्री झुकी हुई है। याद रखना है, 56 कोट दुर्ग, इसकी दीवारें मिस्र के पिरामिड की दीवारों की तरह झुकी हुई हैं। और इसका निर्माण कराने वाला कौन था? दिल्ली में करवाया, और करवाने वाला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है? गयासुद्दीन तुगलक की राज्य चलाने की नीति क्या थी? तलवार एवं रक्त की नीति। तो तलवार एवं रक्त की नीति राज्य चलाने की कौन थी? अलाउद्दीन खिलजी की। लोहे एवं रक्त की नीति, यह नीति, इसके आधार पर राज्य किसने चलाया? बलबन ने। दुर्बल नीति, और दुर्बल नीति अपनाने वाला, दुर्बल नीति अपनाई अपने आप को वृद्ध मुसलमान हिंदू जनता का हितैषी, ये कहने वाला कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, इसने अपनाई। बची एक ही नीति, उदारवादी एवं मध्यपंथी नीति। और इस आधार पर राज्य चलाने वाला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। याद रखना है, बड़ा शानदार प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का सबसे बुद्धिशाली एवं मूर्ख राजा किसे कहा जाता है? देखो, हुआ क्या था कि इसने बहुत सारे अभियान चालू किए थे लेकिन वो असफल हो गए थे। कोशिश की कि मैं सबसे होशियार बनूं, लेकिन वो सभी के जितने भी इन्होंने कार्य किए वो सब की सब असफल माने गए। और दिल्ली सल्तनत का वो सबसे बुद्धिशाली और मूर्ख शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। क्या क्या किया था इसने? देखो, एक तो सांकेतिक मुद्रा चालू की इसने, है ना, सांकेतिक मुद्रा चालू की। ठीक है? दूसरा, गंगा यमुना नदी के जो दोआब क्षेत्र थे, गंगा यमुना नदी के जो दोआब क्षेत्र थे, उनमें क्या बढ़ा दिया? कर बढ़ा दिया। ठीक है? सिंचाई के लिए क्या बढ़ा दिया? कर। तीसरा, इनके इनसे पहले या इन्हीं के समय राजधानी कौन सी थी? दिल्ली थी। दिल्ली से राजधानी इसने चेंज कर दी, और कौन सी कर दी? देवगिरी कर दी। ठीक है ना? राजधानी चेंज की और कौन सी कर दी है? देवगिरी। ठीक है? इसके अलावा इसने एक अभियान चालू किया था खुरासन का। ठीक है? खुरासन अभियान चालू किया, खुरासन अभियान। ठीक है? खुरासन अभियान भी चालू किया था इसने। और एक है कराजल अभियान, ये भी चालू किया था। खुरासन, तो कराजल जो अभियान है वो पड़ता है तिब्बत में, और खुरासन अभियान कहां पड़ता है? ईरान में। ठीक है ना? इसने यहाँ अभियान चालू किया, लेकिन इसने उस समय ये नहीं देखा कि यहाँ भयंकर गर्मी पड़ रही है, सेना को लेकर गया लेकिन सेना मात खा गई भयंकर गर्मी के कारण सेना। तो ये अभियान सफल नहीं हो पाया। कराजल अभियान, भयंकर बर्फ पड़ रही थी यहाँ, सेना को लेकर गया लेकिन ये अभियान भी इसका असफल रहा। काम तो कोशिश की अच्छे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, इसलिए दुनिया उसको पागल कहती है। और वो जो शासक माना जाता है वो कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसके शासन काल में मोरक्का का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो याद रखना है, ये जो इब्न बतूता आया था भारत में, और उस समय याद रखना हिंदुस्तान का जो शासक था वो कौन था? तो हम बात करते हैं, क्या बलबन था? बिल्कुल नहीं था। अकबर था? नहीं था। फिरोज शाह तुगलक था? नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है ना। याद रखना ये मोरक्को, यह मोरक्को कहां पड़ता है? अफ्रीका में। और उस यात्री का नाम क्या है? इब्न बतूता। और इसी ने ही इब्न बतूता ने कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था रहेला। रहेला ग्रंथ के लेखक कौन थे? इब्न बतूता। बड़ा शानदार प्रश्न है। कौन के काल में भारत में आता है? तो वो कौन के काल में आएगा? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। गुलाबों के लिए दीन ए बदगान विभाग की स्थापना कराने वाला कौन था? ठीक है ना। माना यह जाता है कि ये जो शासक था, इस शासक के काल में लगभग 108 गुलाम रहते थे। गुलाम बहुत रहते थे इसके काल में, या इसके दरबार में गुलाम बहुत रहते थे। इन्हीं गुलामों के लिए इसने और एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीन ए बदगान। बदगान कहा जाता है किसको? गुलाम को कहा जाता है। एक गुलामों के लिए विभाग स्थापित किया। इसके अलावा इसने दान देने के लिए एक दान विभाग की भी स्थापना की, दान विभाग भी चालू किया था। और वो दान विभाग का नाम था, और उसका नाम था दीवान ए खैरात। ठीक है ना। दीवान ए खैरात। खैरात का मतलब क्या होता है? दान। तो ये भी इन्होंने इसने चालू किया था। और ये जो चालू करने वाले कौन थे? अगले जो शासक, क्या गयासुद्दीन तुगलक था? बिल्कुल नहीं था। क्या मोहम्मद बिन तुगलक था? बिल्कुल नहीं था। क्या आपसे पूछा जाए फिरोज शाह तुगलक था? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। लगभग 1.80 सॉरी 1.80 गुलाम, लाख गुलाम रहते थे इसके दरबार में। इसलिए गुलामों के लिए इसने क्या किया था? तो गुलामों के लिए इसने एक विभाग खोला। इसके अलावा याद रखना, इसी फिरोज शाह को भारत में सर्वाधिक नगरों की स्थापना करने वाला भी माना जाता है। इसी ने ही, याद रखना, हिसार नगर बसाया। ठीक है ना। हिसार कहां पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। इसके अलावा इसने तुगलकाबाद भी नगर भी बसाया। फिरोजाबाद, सॉरी कौन सा? फिरोजाबाद नगर बसाया। फिरोजाबाद नगर बसाया। फिरोजाबाद कहां पड़ता है? यूपी में। हिसार नगर बसाया। इसके अलावा यूपी में एक नगर और बसाया जिसका नाम है जौनपुर। जौनपुर कहां पड़ता है? यूपी। सर्वाधिक नगर बसाने वाला भी कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? जजिया कर की कहानी तो यह है कि 712 ईस्वी में अरबी आक्रमणकारी भारत को लूटने आता है, और उसका नाम क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम ने उस समय सिंध प्रांत के राजा भीमदेव को पराजित किया। कौन से युद्ध में किया? रावण के युद्ध में। रावण का युद्ध होता है, कब होता है? 712 ईस्वी में। और उस समय राजधानी मुल्तान, और मुल्तान को भयंकर तरीके से लूटता है, और मुल्तान को कहकर जाता है सोने की नगरी। इतना सोना मिलता है कि उसे क्या कहा जाएगा? सोने की नगरी। और भारत में 712 ईस्वी में सबसे पहले एक धार्मिक कर लगा कर गया, और उस कर का नाम था जजिया कर। तो सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन इस जजिया कर में इसने ब्राह्मणों को हटा दिया, ब्राह्मणों को इस कर में शामिल नहीं किया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक आता है, और फिरोज शाह तुगलक भारत में ब्राह्मणों पर भी जजिया कर क्या कर देगा? लागू कर देगा। तो भारत में ब्राह्मणों पर जजिया कर, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया लेकिन ब्राह्मणों को छोड़ दिया। लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। इसके लिए इसके अलावा अकबर आता है, और अकबर इस जजिया कर को हिंदुस्तान से समाप्त करता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं था। एक कट्टर मुसलमान शासक आता है जिसका नाम होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने इसको जजिया कर को पुनः चालू कर दिया। लेकिन एक मुगल बादशाह आएगा, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह, और इसने हमेशा हमेशा के लिए इस जजिया कर को हिंदुस्तान से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो जजिया कर को लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम, और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसके शासन काल में समरकंद के शासक तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था?
और वो जब आक्रमण किया था तो उस समय तुगलक वंश का शासक था, उसका नाम था नासरुद्दीन महमूद तुगलक। गयासुद्दीन के समय नहीं हुआ, इसके समय हुआ। और ये जो आक्रमणकारी समरकंद का आया था तैमूर लंग, तो इस तैमूर लंग की जो सहायता की थी पंजाब के सूबेदार ने की। और पंजाब का जो सूबेदार था, पंजाब का सूबेदार, उस सूबेदार का नाम क्या था? पंजाब का सूबेदार। और पंजाब का सूबेदार इसी नासरुद्दीन महमूद तुगलक ने बना रखा था। किसको बना रखा था? खिज्र खां को। और खिज्र खां ने ही, याद रखना, जब ये भारत को लूटने आता है तो खिज्र खां किसकी सहायता करता है? तैमूर लंग की सहायता करता है। और यही तैमूर लंग दिल्ली को बड़े भयंकर तरीके से लूटता है और लगभग 15 दिनों तक, दिल्ली को लगभग 15 दिनों तक भयंकर तरीके से लूटता है। ठीक है ना? किसको लूटता है बताओ? दिल्ली को लूटता है और खुद यहां से लूटपाट करके वापस चला जाता है और हिंदुस्तान में छोड़कर जाता है खिज्र खां को। और यही खिज्र खां आगे चलकर, याद रखना, तुगलक वंश खत्म होगा और सैयद वंश की क्या करेगा? स्थापना। वो कौन करेगा? खिज्र खां। तो ये बताइए, तैमूर लंग ने आक्रमण भारत पर किया तो उस समय शासक कौन था? नासरुद्दीन महमूद तुगलक था। प्रश्न लास्ट नंबर का है, वो है 25वां। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तुगलक वंश का अंतिम शासक, तो इसमें कौन सा था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक महमूद तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक नहीं था, मसूद शाह तुगलक कोई है नहीं, खिज्र खां नहीं है। तो ये प्रश्न 2 बार आया है क्या? अच्छा, वो खिलजी वंश का था। ठीक है, बिल्कुल। चलो, ये कौन सा 25वें नंबर का लास्ट प्रश्न है कि अंतिम शासक कौन था तुगलक वंश का? तो शासक का नाम क्या था? महमूद तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक नहीं था, मसूद शाह तुगलक है ही नहीं था। इसके अलावा ध्यान रखना है, पहला जो शासक था उसका नाम गयासुद्दीन तुगलक था, पहले शासक का नाम। और दूसरे शासक का जो नाम था वो कौन सा था? तो दूसरा शासक कौन हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरा शासक कौन हो गया? फिरोज शाह तुगलक। और अंतिम शासक कौन था? महमूद तुगलक। और महमूद तुगलक की हत्या कौन करेगा? खिज्र खां। और कौन से वंश की स्थापना करेगा? सैयद वंश की स्थापना करेगा। ये खिज्र खां वही था जो कि पंजाब का कौन था? सूबेदार था। और तैमूर लंग जब आता है तो तैमूर लंग की ये सहायता करता है। 25 प्रश्न तुम्हारे सामने इन दोनों वंशों से संबंधित लेकर आया था। आगे फिर जो तुम्हारे दिल्ली सल्तनत के वंश बचे हैं, एक तो सैयद वंश, इसके अलावा लोधी वंश, और हो सकता है उसमें मुगल वंश में बाबर, इनसे संबंधित और प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और स्वतंत्रता दिवस की सभी विद्यार्थियों को मनोज खंसवारा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को राधे राधे।